अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन वन शॉट एफएफ। सबसे पहले हमारा लव इज़ ए टॉर्चर चल रहा है और उसके बीच में ही मैं ये वाला वन शॉट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से कोई मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे ऐसा फैन फिक्शन चाहिए कमेंट में। सो ये है वो जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था। थैंक यू सो मच मुझे ये स्टोरी लाइन सजेस्ट करने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा ये फ़ैन फिक्शन। और पहले तो मैं बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे कहा कि मैं मेरी तरह से इसे चेंज करके एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जब कोई कह देता है ना कि दीदी जो भी स्टोरी लाइन मैंने आपको दिया है, आपको लगे तो आप इसे चेंज करके एक्सप्लेन कर सकती हो, तो मतलब इतनी खुशी मुझे मिलती है। मतलब मैं खुद चेंज कर सकती हूँ, जो मेरा मन करे मैं उसे ऐड कर सकती हूँ, ऊपर से चेंज भी कर सकती हूँ स्टोरी को, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो लोग कहते हैं नहीं ऐसा ही एक्सप्लेन करना, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है एक्सप्लेन करने में, क्योंकि वैसे के वैसा एक्सप्लेन करना मतलब खुद का थोड़ा सा भी ना डालूँ तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने मुझे कह दिया है कि यहाँ पर कि परमिशन दे दिया है कि मैं यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ, अपना कुछ भी ऐड कर सकती हूँ। तो परमिशन पाने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। मैं सोच रही थी कि रिकॉर्ड करूँ, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इस कहानी को कैसे बनाऊँ, लेकिन फाइनली मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। सो थैंक यू सो मच मुझे ये वाला स्टोरी लाइन देने के लिए, और आप सब लोग उसे कमेंट में थैंक यू बोल देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू फंक्शन वन शॉट एफएफ को। ये फ़ैन फिक्शन फंक्शन होने वाला है, और यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल वर्ल्ड एंड मॉडर्न वर्ल्ड दोनों ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो विंग है वो ओमेगा है, बॉटम है, और जो वांगची है वो अल्फ़ा है, वो टॉप है। ये हिस्टोरिकल ओमेगा वर्सन है, प्लस ये मॉडर्न भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अनोखी वन शॉट एफएफ को। एक बहुत बड़े किताब को हम देखते हैं जो टेबल के ऊपर रखी हुई थी। अचानक से एक चिड़िया आकर उसके ऊपर बैठ जाती है, तो वो किताब हिलने लगता है। वो किताब हिलते हुए खुल जाता है और हमें दिखाई देते हैं बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स। चलो सीधा किताब के अंदर घुस जाते हैं। किताब के अंदर घुसते ही हमें बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स दिखाई देते हैं, जहाँ पर से बादल गुजर रही थी, और बादल गुजरते हुए हर जगह पर सिर्फ लाश ही लाश बिखरी हुई थी। ये चल रहा था वॉर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा है, जहाँ पर सिर्फ खून खराबा के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। सब लोग लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, खून खराबा चल रहा है, पूरी दुनिया उलझी हुई है। समंदर के किनारे में सिर्फ खून की लहर, नदी किनारे में सिर्फ और सिर्फ खून की लहर, और ये सब कुछ इन लोहे की वजह से हुआ। तभी गॉड क्रोधित हो गए और वो धरती पर उतर आए। ड्रैगन गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उनको देखकर सब लोगों ने अपनी हथियार डाल दिए, घुटना टेक कर बैठ गए और उनको नमन करने लगे। बट उनका क्रोध उनकी आंखों में नज़र आ रहा था। झलकती हुई आग में उन्होंने सबको मार डाला जिन लोगों ने भी हिंसा के काम किया था, और जिन लोग उनसे शामिल हुए थे उन लोगों को उन्हें अपाहिज कर दिया, और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई दुनिया को तुमने उथल पुथल कर दिया सिर्फ इस लोहे के लिए। उस लोहे का था इन लोहा नाम था, उस लोहे का नाम था इन लोहा। तो उस लोहे को उन्होंने टोटल 5 टुकड़ों में बांट दिया, एंड बांटने के बाद उन्होंने चारों तरफ बिखेर दिया और कहा, जाओ जाकर ढूंढो, अब मैं देखता हूँ कि क्या होता है। और अगर फिर से किसी ने भी इन लोहे को ढूंढा ना और फिर से युद्ध किया ना, तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। ये बोलकर वो ऊपर चले गए, और फिर बीत गए 1000 साल। 1000 साल फिर से वही काली शक्ति फिर से नज़र आती है। गॉड बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। तभी एक छोटा सा ड्रैगन उनके पास आता है। वो तुरंत एक गोल्डन ड्रैगन में बदल जाता है, और फिर वो उसके सामने आता है। उसने कहा, फादर क्या आपने मुझे बुलाया? तभी ड्रैगन गॉड ने कहा, तुम मेरे शिष्य हो, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है। देखो, मुझे लगता है फिर से धरती पर वो काली शक्ति मंडरा रहा है। तुम्हें सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, वरना ये दुनिया को फिर से तहस नहस कर देगा। 1000 साल पहले जो दोहराया गया था वो फिर से दोहराया जाएगा, और ये लगभग 1000 साल बाद फिर से होगा, उसके बाद फिर से होगा। क्यों ना हम इसे जड़ से ही ख़त्म कर डालें। उस ड्रैगन ने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा? उसने कहा, तुम्हें कुछ नहीं, बस इन लोहे को ढूंढना पड़ेगा और उसे निगल लेना पड़ेगा। सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें काली शक्ति सोखने की बहुत बड़ा शक्ति है। ये सुनकर उसने कहा, जी ड्रैगन गॉड, तो मैं क्या करूं? ड्रैगन गॉड ने कहा, तुम्हें ह्यूमन अवतार में जन्म लेना पड़ेगा।
उसने कहा, क्या ह्यूमन? मैं ह्यूमन बनूंगा? हरगिज़ नहीं, ह्यूमंस बहुत लालची होते हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, बस तुम्हारा काम होगा ये लोहे को ढूंढना और उसे सोख लेना, बस और कुछ नहीं। उसने कहा, लेकिन फादर। फिर उसने कहा, प्लीज़ क्या तुम ये काम नहीं कर सकते हो मेरे लिए? ड्रैगन गॉड को वो निराश नहीं कर सकता है। उसने कहा, ठीक है, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। तो मैं ह्यूमन बनकर ब्रथ लूँगा। तब तक दुनिया पर तबाही स्टार्ट हो चुकी थी। सब इन लोहे के लिए फिर से लड़ रहे थे। इन लोहे ढूंढना ही उनका असली मकसद बन चुका था। तभी उस गोल्डन ड्रैगन गॉड ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाओगे और फिर तुम एक ह्यूमन बन जाओगे। बहुत जल्द मैं तुम्हारी सोल को धरती पर भेज दूंगा। छोटा सा ड्रैगन जो कि था गोल्डन ड्रैगन, उसने कहा, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? ड्रैगन गॉड ने कहा, तुम चिंता मत करना, जैसे तुम धरती पर जाओगे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएंगे जब तुम 18 साल के होंगे। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है। तभी ड्रैगन गॉड ने उसकी सोल को बाहर निकाला और फिर उसे धरती पर भेज दिया। तभी इधर धरती पे एक जो ओमेगा थी, फीमेल ओमेगा, वो दर्द से कर्रा रही थी। उसका जो लेबर पेन था वो उठ गया था और उसका बच्चा पैदा होने वाला था। तभी वो गोल्डन ड्रैगन सोल उड़ते हुए आ रहा था और वो किसी ऐसी जगह को ढूंढ रहा था जहाँ पर वो बर्थ ले सके और उसे वही जो चिल्लाने वाले साउंड है वो सुना देता है और फिर जाकर वो उसकी पेट के अंदर घुस जाता है और फिर तुरंत उसने एक मेल ओमेगा को बर्थ दिया। अब वो गोल्डन ड्रैगन था वो अब उस मेल ओमेगा की बॉडी पे आ चुका था। वो सोल वो दोबारा जन्म ले चुका था, वो एक ह्यूमन बन चुका था। उसने कहा, क्या ये ह्यूमन वर्ल्ड है? फिर इधर उस बच्चे को दाइमा ने ले लिया। सीन कट होती है। कुछ साल और बीत जाते हैं। गोल्डन ड्रैगन गॉड, उसे अभी कुछ भी याद नहीं है। वो कौन है, कहाँ से आया है, कुछ भी नहीं। वो बस एक मासूम बच्चा बनकर रहता है। इन लोहे की खोज में सब लोग निकल चुके थे। मिस्टर वी अपने बच्चे का नाम रखते हैं वी वूशियान। सब लोग इसे विंग कहेंगे। अब हम यहाँ पर जान जाते हैं जो गोल्डन ड्रैगन जो आया था उसका नाम वी वूशियान है और वो ड्रैगन गॉड का शिष्य है। कहानी द अनटेम्ड की तरह आगे बढ़ती है, बिल्कुल वैसे ही। और फिर एक दिन विंग ने अपनी मॉम डैड को भी खो दिया। वो अनाथ हो गया। जियांग फेंगमियान ने द अनटेम्ड की तरह ही उसे अपने घर में पाला पोसा और बड़ा किया और मैडम यू ने उससे टॉर्चर भी किया। मैडम यू को विंग बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि मैडम यू को ऐसा लगता था कि वो उसकी बेटे की जगह छीनने आया है। विंग धीरे धीरे करके बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद भी विंग बहुत ज़्यादा बदमाश था और नटखट भी था। 16 साल की उम्र में उसने तलवारबाजी की हर एक कला सीख लिया था। यहाँ तक कि उसे हर एक चीज़ की ज्ञान थी। यहाँ तक कि हर एक पुस्तक उसे अच्छी तरह से याद था। किसी भी ज्ञान से वो अनजान नहीं था और कोई समझ भी नहीं पाता था कि विंग को इतना कैसे पता है, क्योंकि कोई जानता ही नहीं ना कि विंग ड्रैगन गॉड का शिष्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विंग जब लान कबीले में पहुंचा शिक्षा लेने के लिए तब वहां पर उसकी मुलाकात लान वांग जी से हुई। पहली नज़र में ही विंग को पहला प्यार हो चुका था, बट लान वांग जी उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। विंग हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता था लेकिन वांग जी उसे भाव नहीं दिया कभी भी। तो उसे ऐसा लगा कि वांग जी उससे नफरत करता है, बट ऐसा नहीं था कि वांग जी उससे नफरत करता है। वांग जी भी उसकी हरकतों को पसंद करता था और धीरे धीरे करके वो भी विंग के प्यार में गिर चुका था। धीरे धीरे करके उसे भी विंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुका था, लेकिन विंग इससे बेखबर था। फाइनली विंग ने एक दिन वांग जी को प्रपोज कर ही दिया, बट वांग जी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वांग जी हमेशा अपनी ईगो में रहता है। न जाने कि उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। तो विंग को यहाँ पर लग जाता है कि वांग जी सच में उसे नफरत करता है। सीन कट होता है। अब सब कुछ पहले की तरह नहीं रहा। फिर से वेंस उलझ चुके थे। विंग की 18 साल पूरा हो चुका था। जिस दिन विंग की 18 साल पूरा हो रहा था उस दिन रात को विंग यांगमेंग लोटस फेयर में सो रहा था। दूसरी तरफ वांग जी उसके बारे में ही सोचे जा रहा था। उसे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसने विंग को रिजेक्ट क्यों किया, उसको समझ में नहीं आया। यहाँ तक स्टोरी आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं।
विंग की बॉडी पेन होने लगी। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को विंग कहाँ जाएगा। विंग की बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। विंग ने ये सोचा कि शायद उसको ओमेगा हीट आया है, बट ये ओमेगा हीट नहीं था, ये कुछ अलग ही था। विंग की बॉडी के सारी पावर्स जागृत हो रही थी। विंग धीरे धीरे करके थोड़ा सा लंबा हो गया। विंग के हेयर और भी ज़्यादा शाइनी हो गई। विंग की आँखें गोल्डन ब्राउन कलर में चमकने लगी। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो रहा है। विंग की स्किन कलर अचानक चेंज हो गई, बिल्कुल ड्रैगन की तरह। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी विंग बेहोश हो गया। सुबह विंग आँख खुलता है। फिर विंग को सब कुछ याद आता है कि वो धरती पर क्यों आया था, किस लिए आया था और उसे क्या करना है। विंग ये समझ जाता है और विंग को अब वही करना है। फिर इधर विंग बाहर आता है। सबसे पहले मैडम यू उसे ताने मार रही थी कि सुबह सुबह तुम नहीं उठते हो, ऊपर से तुम। फिर इधर मैडम यू की कोई जवाब, मतलब मैडम यू की बातों का विंग कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैडम यू ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो मैं तुमसे इतनी बातें कर रहा हूँ और दूसरा तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये बोलकर उसने चाबुक को उठा लिया और विंग को मारने के लिए आगे बढ़ा। विंग ने चाबुक को पकड़ लिया और छीनते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर चाबुक चलाने की? मैडम यू ने कहा, ओह अच्छा, गार्ड्स इसे पकड़ो और इतना मारो इतना मारो। फिर मैडम यू ये बोलकर चली गई। तुरंत गार्ड विंग के पास आ गए, चारों ओर से विंग को घेर लिया। विंग ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम चारों मेरे लिए काफ़ी हो? फिर गार्ड ने कहा, विभूषण देखो राजकुमार विंग, अपने आप को इतना ताकतवर मत समझो। आपको पता है सिर्फ 2 लोगों से ही आप हार जाते हो। विंग ने कहा, ठीक है चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। उसके बाद विंग दे दनादन उन्हें बहुत पीटता है। मैडम यू को लगता है कि वो लोग विंग को पीट रहे हैं, असल में विंग उनको पीट रहा था। विंग उन्हें बहुत मारता है और मारने के बाद वो इंसानों का पहाड़ बना देता है और फिर हाथ को झाड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो मैडम यू को देखते हुए कहा, हाँ आज का दिन काफ़ी ज़्यादा थकान भरा था। ये बोलकर वो नीचे बैठ गया मैडम यू के चेयर में, टेबल के पास। मैडम यू देखकर हैरान थी। उसने मैडम यू के पास से कप को छीनते हुए कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। जो मैडम यू पानी पीने वाली थी वो कप छीनकर विंग पानी पी लेता है। ये देखकर मैडम यू ने मुक्का मारते हुए कहा टेबल के ऊपर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझसे बदतमीज़ी कर रही हो? विंग ने कहा, बदतमीज़ी? बट मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये बोलकर वो उठ गया। फिर मैडम यू का जो 2 छोटा छोटा रैबिट था उन्हें पकड़ते हुए कहा, हे तुम बहुत प्यारे हो, चलो रेस लगाते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है। मैडम यू छीनते हुए कहा, नहीं तुम इन्हें खा जाओगे। विंग ने कहा, क्या? मैं इतने बेरहम भी नहीं हूँ। ये बोलकर विंग चला गया वहाँ से। जियांग चंग विंग को देखते हुए कहा, हे विंग चलो पंजा लड़ाते हैं। विंग ने कहा, ठीक है। जियांग चंग ने कहा, तुम तो आज हार जाओगे। जियांग चंग अपने हाथों पर अच्छे से मिट्टी लगाता है और फिर पंजा लड़ाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है। विंग ने इतनी टाइटली उसके हाथ को पकड़ा कि उसने कहा, यार मेरा हाथ छोड़, दर्द कर रहा है। तो क्या कर रहा है विंग ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कभी हल्के से पकड़ा था। तुम बहुत कमज़ोर हो आचिंग। जियांग चंग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। इधर वैन कबीले में लड़ाई हो रही थी। निये मिंजू जियांग फेंगमियान से मिलने आए थे और उन्होंने कहा, आपको पता है वैन रोहान को 2 इन लोहे के टुकड़े मिल चुके हैं, तो वो हमारे ऊपर हक जता रहा है और ये कह रहा है कि हमारे राज्य में 1 इन लोहा है और वो उसे बाहर निकालेगा। अगर इन लोहा बाहर आया तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। विंग ने कहा, इन लोहा? फिर विंग निये मिंजू से कहता है, तो फिर क्यों ना हम वो इन लोहा ढूंढ निकाले। ये सुनकर निये मिंजू ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? इन लोहे को कंट्रोल करना कोई आम बात नहीं है। विंग ने कहा, हम उसे ढूंढकर नष्ट कर देंगे तो वैन रोहान उसे ढूंढ नहीं पाएगा। निये मिंजू सोचता है और फिर विंग की बात पर अमल करने के बारे में सोचता है। लान कबीले से खत आता है और वो ये कहता है कि वैन रोहान ने अचानक से लान कबीले के ऊपर हमला कर दिया था इन लोहे की वजह से। फिर विंग ने कहा अपने माइंड में, इसका मतलब लान कबीले में भी 1 इन लोहा मौजूद है। इसका मतलब अगर लान कबीले में 1 है और ने कबीले में 1 है तो 2 हो गए और 2 वैन रोहान के पास। तो फिर अभी तक 1 इन लोहा है कहाँ? ठीक है, आसानी से मैं ढूंढ लूँगा। अगर लान कबीले में इन लोहा है तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल लान कबीला जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं नी कबीले से 1 इन लोहे को ढूंढ कर निकालूंगा। जियांग फेंगमियान ने कहा, ठीक है विंग, ये काम मैं और तुम्हें आचिंग और तुम्हें सौंप रहा हूँ। और नी हुए संग तुम भी उनका साथ दोगे। नी हुए संग ने कहा, क्या मैं?
नी हुएसंग काफ़ी डरा हुआ था। विंग ने कहा, हे नी हुएसंग, इतना डरो मत, काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं ना। नी हुएसंग ने विंग को देखते हुए कहा, तुम बहुत बदले बदले से लग रही हो भाई वी। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। सीन कट होता है। नए कबीले में जब विंग पहुंचा तब विंग हर जगह पर सिर्फ स्मेल कर रहा था और वो ही ढूंढ रहा था कि आखिर वो इन लोहा है कहाँ। तभी अचानक से ड्रैगन गॉड विंग के सामने आ गई। विंग घबराते हुए कहा, आप अचानक से मेरे सामने कैसे आ सकते हो बॉस, आई मीन सॉरी फादर, ये बोलकर उसने अपनी सिर को झुका लिया। ड्रैगन गॉड ने कहा, विंग सीधा हो जाओ। विंग सीधा हो गया। विंग ने कहा, मुझे कुछ दिन पहले ही सब कुछ याद आया है और मैं इन लोहा को ढूंढने के लिए आ चुका हूँ। ड्रैगन गॉड ने कहा, देखो इन लोहा पहाड़ी इलाके में है, मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ पर उसे ढूंढ निकालोगे और उसकी शक्ति को सोख लोगे। विंग ने कहा, ठीक है, मेरे पास शक्ति सोखने का पावर है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस इन लोहे को खा जाऊँगा। ड्रैगन गॉड ने कहा, बट सावधान रहना, वैन चाओ भी यहाँ पर आएगा। ये सुनकर विंग ने कहा, वैन चाओ, उसकी वजह से लॉन कबीले में मेरी इतनी बेइज्जती हुई थी, उस वैन चाओ के बच्चे को तो मैं मार डालूँगा। फिर ड्रैगन गॉड ने कहा, बस चुप हो जाओ। विंग चुप हो गया। ड्रैगन गॉड गायब हो गया। फिर विंग अपनी काम जारी रखता है। जब वो उस माउंटेन्स पर पहुंचते हैं जहां पर इन लोहा है, वहां पर वैन चाओ भी मौजूद था। वैन चाओ को देखते हुए विंग ने कहा, आ देखो देखो कौन आया है, ये तो वैन कबीले का राजकुमार वैन है। ये बोलकर वो ग्रीट करते हुए कहा, राजकुमार वैन चाओ, सब कुछ ठीक है ना। वैन चाओ ने कहा, ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का विभूषण। विंग ने कहा, आप इतने बड़े राज्य से हैं, क्या आपको मैं नमन भी नहीं कर सकता हूँ। वैन चाओ ने कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो विंग, तुम और मुझे नमन करोगे। मुझे यकीन नहीं होता है विंग कि तुम पर थोड़ा सा ज्ञान आ चुका है। विंग ने कहा, थोड़ा क्या, पूरा आ चुका है। ये बोलकर वो वैन चाओ के पास आ गया। उसने रोप्स को सीधा करते हुए कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि राजकुमार वैन, आप यहाँ पर क्यों आए हो। वैन चाओ घबराते हुए कहा, अब मैं यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ जड़ी बूटी चाहिए। फिर विंग ने कहा, जड़ी बूटी आपको, लेकिन क्यों, आपके पास तो इन लोहा है ना, फिर आपको जड़ी बूटी की क्या ज़रूरत है। वैन चाओ ने कहा, क्यों हम इंसान नहीं है क्या। विभूषण तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एक ओमेगा होकर। विंग ने कहा, बस करो बस, हमेशा एक ओमेगा होकर ही सुनना पड़ता है मुझे। वैन चाओ ने कहा, तुम भूलो मत कि तुम एक ओमेगा हो। हाँ, तुम एक मेल हो लेकिन ओमेगा हो। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग वैन चाओ को गुस्से में देख रहा था। वैन चाओ ने कहा, मैं एक अल्फ़ा हूँ विंग, तुम चाहो तो हम दोनों बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन तुम मेरे टाइप के नहीं हो। विंग ने उसे गुस्से में देखा। वैन चाओ ने कहा, चलो वैन सोलियो, इनसे बहस करना बेकार है। तभी विंग ने पैर को बढ़ा दिया और वैन चाओ नीचे गिर गया। तभी विंग ने कहा, राजकुमार वैन, ज़रा संभल कर, कहीं आपकी कमर न टूट जाए। ये सुनकर वैन चाओ बहुत गुस्सा हो गया। उसने उंगली दिखाते हुए कहा, तुमने। विंग ने कहा, अब ये मत कहना कि मैंने आपको गिरा दिया, मुझे पता है कि आपको दूसरे के ऊपर आरोप लगाना पसंद नहीं है ना राजकुमार वैन। वैन चाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने गुस्से में विंग को देखा। उसने कहा, मैं तुम्हें देख लूँगा विभूषण। विभूषण ने कहा, देख लीजिए, अच्छे से, बहुत अच्छे से। वैन चाओ बहुत गुस्से में चला गया वहाँ से। सब लोग इन लोहे को ढूंढ रहे थे। विंग अपनी तकनीक से ढूंढने लगता है। तभी उसे एक इशारा मिलता है, पूरब की ओर चलो। विंग पूरब की ओर जाता है और धीरे धीरे करके उसे वहाँ पर कुछ ऊर्जा वाली घास दिखाई देती है। फिर वहाँ पर कुछ आत्माओं के साथ विंग बात करता है और बात करने पर पता चलता है कि यह इस माउंटेन के अंदर एक छोटा सा गुफा है और उस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा मेंढक है और मेंढक ही उस इन लोहा का रक्षा कर रहा है। बट वो मेंढक बहुत बड़ा और बहुत ख़तरनाक है। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, ड्रैगन गॉड के सामने वो मेंढक कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो आगे चला गया। जियांग चैंग भी उसके पीछे पीछे आया और नी हुएसंग भी। नी हुएसंग ने कहा, भाई वी, क्या वो मेंढक इंसान भी खाते हैं। विंग ने कहा, हाँ, वो पता है, सिर्फ़ और सिर्फ
ऐसे इंसान को खाते हैं जो लोग राज परिवार से हैं। ये सुनकर न्यू सांग डरते हुए कहा, मैं तो राज परिवार से हूँ ना। वेंग ने कहा, हाँ, हम वो मेंढक को रिश्वत देंगे, तुम चिंता मत करो। फिर न्यू सांग ने कहा, क्या वो रिश्वत भी लेता है? वेंग ने कहा, ऑफ कोर्स लेगा, क्यों नहीं लेगा। फिर न्यू सांग ने कहा, भाई भी, तुम उसे क्या रिश्वत देने वाले हो? वो तो सोना चांदी नहीं लेगा ना। वेंग ने कहा, तो मैं देने वाला हूँ। ये सुनकर न्यू सांग रुकते हुए कहा, क्या मतलब है? वेंग ने कहा, देखो। उसने उसके गले के ऊपर हाथ रखा। देखो, वो मेंढक मांगेगा। तभी जियांग चैंग ने अपनी आंखों को घुमाते हुए कहा, ये वेंग फिर से बकवास करने वाला है। देखो, वो मेंढक जैसे ही बाहर आएगा, हम उसे कह देंगे कि हम दोनों को खाने से अलावा तुम इसे खा लो और इसे खाकर खुश रहो। और वो तुम्हें खा लेगा तो उसका पेट भर जाएगा, और फिर वो हमें नहीं खाएगा तो हम वहाँ से इन लोहे को लेकर चले जाएंगे। न्यू सांग ने कहा, भाई भी, आप मजाक कर रहे हो ना। वेंग ने कहा, और नहीं तो क्या। ये बोलकर वो आगे चला गया। जियांग चैंग ने कहा, वो मजाक कर रहा है यार, इतना डरो मत, तुम एक अल्फा हो। ये बोलकर वो आगे बढ़ गया। न्यू सांग ने कहा, हाँ हाँ हाँ। ये बोलकर वो भी आगे बढ़ जाता है। सीन कट होता है। अगले सीन में वैन चाओ अपने जादुई उल्लू से बात कर रहा था। उसने कहा, क्या वेंग को इन लोहा मिल गया है? फिर ये बोलकर वो वेंग की तरफ भागने लगता है। इधर वो मेंढक को वेंग ने मार डाला। उसके बाद वो मेंढक के पेट से इन लोहा बाहर आ गया। तभी जियांग चैंग ने कहा, ये लोहा कितना गंदा लग रहा है। वेंग ने कहा, इस इन लोहे को अब मैं सोख लेता हूँ। फिर जियांग चैंग ने कहा, अब हम क्या करेंगे? वेंग ने कहा, चलो इसे बर्बाद कर देते हैं। न्यू सांग ने कहा, तुम बर्बाद कर सकते हो? फिर उसने कहा, हाँ, तुम आंखें बंद करो, ये नज़ारा तुम दोनों नहीं देख सकते। जियांग चैंग पीछे मुड़ते हुए कहा, तुम्हारी जो मर्जी वो करो। फिर इधर न्यू सांग ने कहा, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। तभी वैन चाओ चट्टान के ऊपर आ चुका था। तभी उसने देखा कि वेंग पूरा का पूरा इन लोहे के टुकड़े को अपने अंदर समा लेता है। ये देखकर वैन चाओ पीछे हटते हुए कहा, क्या, ये कैसे हो सकता है? वेंग अपनी पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा पेट भर गया। फिर उसने जियांग चैंग और न्यू सांग से कहा, चलो काम हो चुका है। ये बोलकर वो उसके साथ चला गया। वैन चाओ ने कहा, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? सीन कट होता है। वैन रोहान सामने खड़ा था। वैन रोहान ने कहा, तुम्हारा मतलब तुम्हारी आंखों के सामने उसने इन लोहे को अपनी ऊर्जा के साथ सोख लिया, मतलब उसे खा लिया? वैन चाओ ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने इन लोहे को खा लिया, वो उसकी शक्ति को पूरा अपने अंदर सोख लिया। फिर वैन रोहान ने कहा, ये वेंग है कौन? वेंग की परिचय क्या है? वैन चाओ सब कुछ बोलता है। उसने कहा, वी चांगसे का बेटा इतना पावरफुल तो नहीं हो सकता है कि वो इन लोहे को अपने अंदर संभाले। ये सिर्फ ड्रैगन गॉड या फिर ड्रैगन गॉड के आसपास के लोग कर सकते हैं, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस इन लोहे को संभाले। इन लोहे को संभालना आम बात नहीं है। वैन चाओ ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। वैन रोहान ने कहा, ठीक है, वो टुकड़ा चला गया है, दूसरे टुकड़े को ढूंढो। 3 टुकड़ा अगर हमारे पास आ गया तो चौथे टुकड़े को हम आराम से ढूंढ सकते हैं। वेंग ने कहा, ये 2 टुकड़े तो वैन रोहान के पास है, एक टुकड़े मेरे पेट में है और एक टुकड़ा लान कबीले में है, तो फिर ये 5वां टुकड़ा है कहाँ? तब ये ड्रैगन गॉड उसके सामने आ गए। ड्रैगन गॉड ने कहा, 5वां टुकड़ा बहुत आसान है, जब तुम 4 टुकड़े को सोख लोगे तो 5वां टुकड़ा को तुम आसानी से ढूंढ सकते हो। फिर वेंग ने कहा, सीधी सीधी आप बता क्यों नहीं देते? फिर ड्रैगन गॉड ने कहा, 5वां टुकड़ा ईलिंग में है। वेंग ने कहा, ईलिंग में? मुझे ईलिंग जाना पड़ेगा? हाँ, कब्रिस्तान। फिर ड्रैगन गॉड ने कहा, फिर ये बोलकर वो गायब हो गया। वेंग ने कहा, सबसे पहले मैं लान कबीला चलता हूँ। फिर इधर वैन रोहान ने कहा, मुझे खबर मिली है अभी अभी कि वो लोग इन लोहे को ढूंढकर नष्ट कर रहे हैं, तो वेंग भी अपनी टोली को लेकर वहाँ पर जाएगा। फिर वैन चाओ ने कहा, तो फिर मैं उसे कंट्रोल कैसे करूँ, क्योंकि वो तो इन लोहे को सोख रहा है, अगर उसने मेरी शक्ति को सोख लिया तो? वैन रोहान ने कहा, ये लो, ये जादुई रस्सी लेकर जाओ, किसी तरह से अगर वेंग को इससे बांध दोगे तो वेंग की कोई पावर काम नहीं करेगी। ये सुनकर
वैन चाओ ने कहा, शुक्रिया पिताजी। ये बोलकर वो उस जादुई रस्सी को लेकर निकल गया। वो लान कबीला पहुंचने वाला था और लान कबीले में जाकर वो उस इन लोहे को ढूंढने वाला था। सीन कट होता है। विंग जब वापस आता है तब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि विंग ने एक इन लोहे को नष्ट कर दिया है। किसी को पता नहीं कि विंग ने अपने अंदर उसे सोख लिया है, क्योंकि उन दोनों ने नहीं देखा था ना। फिर इधर जंग फेंगमियान ने कहा, विंग तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। मेरा म्यू बहुत गुस्सा हो गई। उसने जियांग चैंग से कहा, क्या ये काम तुम नहीं कर सकते थे? जियांग चैंग ने कहा, इन लोहे को नष्ट करना बहुत पावर लगती है उसमें, मैं अगर करता तो फिर विंग ने कहा, ये आचिंग का काम नहीं है, ये मेरा काम है। क्यों, आपको कोई दिक्कत है? मेरा म्यू ने कहा, तुमसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बदमाश बच्चे। ये बोलकर वो चली गई वहाँ से। सीन कट होता है। विंग, अब उसको लेटर मिलता है कि विंग को अब लान कबीला जाना पड़ेगा। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो लान कबीला इसलिए जाएगा क्योंकि उसे वहाँ पर इन लोहे को सोखना है। तभी कुछ पुरानी यादें विंग के सामने आ जाती हैं। एक टाइम था जब उसने वांग जी से प्यार किया था, बट वांग जी ने उससे नहीं किया था। अब दोबारा फिर से इतने साल बाद वो वांग जी के सामने जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ यही ढूंढ रहा था, यही सोच रहा था कि पिछले 2-3 साल से वो वांग जी से मिला ही नहीं और ना ही कभी उसे देखा। लगता है वांग जी अब बड़ा हो चुका होगा। 2-3 साल में कोई बड़ा होता है क्या यार? विंग यही सोच रहा था और कमल के पौंड पर वो पत्थर फेंक रहा था। तभी जियांग चंग ने कहा, चलो जाने की तैयारी करते हैं। विंग उठ जाता है और जाने की तैयारी करने के लिए जियांग चंग के साथ चला गया। तभी यानली का खत आता है। यानली प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और सब लोग हैप्पीली सबसे बातें कर रहे थे और सब कुछ समझा रहे थे। और विंग यही सोच रहा था कि वो बच्चे को कब देखेगा। यानली में चिट्ठी में लिखा था कि वो टोटल 4th मंथ की प्रेग्नेंट है। उसे पता नहीं था, लेकिन वैद्य जी ने चेक करके बताया। फिर इधर विंग और जियांग चैंग लान कबीले में निकल जाता है। लान कबीले में जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं तब विंग लान कोरैन और बाकी सबसे मिलता है। लान कोरैन विंग को देखते हुए अपनी नोज़ को सीधा करता है, क्योंकि उसे विंग पसंद नहीं है, क्योंकि विंग हर वक्त सिर्फ रूल्स को ब्रेक करता रहता है। विंग कहता है कि कुछ दिन तक हम यहाँ पर रहेंगे, हम इन लोहे को ढूंढने वाले हैं। इधर जब सिचैन वहाँ पर पहुँचता है तो सिचैन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा कमरा तैयार करता हूँ। ये बोलकर वो बाहर निकल गया। इधर विंग जब बाहर आता है तब उसने देखा कि सामने से वांग जी आ रहा है। विंग ने उसे देखा और वांग जी ने भी। पिछले 2-3 साल बाद वो दोनों आमने सामने होते हैं। वांग जी विंग को देखने लगता है और विंग भी। इन 2-3 सालों में विंग कितना बदल गया है। विंग बहुत ब्यूटीफुल हो चुका था। विंग उसे देखने लगता है और वांग जी भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो चुका था। तभी विंग जियांग चैंग वांग जी को ग्रीट करते हुए कहा, हैंग वांग जुन। फिर विंग ने भी उसे ग्रीट किया। वांग जी ने भी उन दोनों को ग्रीट किया। फिर वांग जी ने कहा, तुम दोनों यहाँ पर? फिर जियांग चैंग ने कहा, हम यहाँ पर इन लोहा ढूंढने आए हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम लोग भी यहाँ पर इन लोहा ढूंढने आए हो? तभी विंग ने कहा, हम लोग भी मतलब क्या कोई और भी आया है? वांग जी ने कहा, पिछले कुछ दिन से वैन चाओ यहाँ पर अटैक कर रहा है, सिर्फ इन लोहे की वजह से। ये सुनकर विंग ने कहा, वो वैन चाओ का बच्चा समझता क्या है अपने आप को, हर जगह पहुँच जाता है, उसे पता कैसे लगता है कि यहाँ पर इन लोहा है। जियांग चंग ने कहा, विंग क्योंकि उसके पास इन लोहा ऑलरेडी मौजूद है, तो उसे इशारा मिल जाता है कि वैन चाओ वैन कबीले में कि लान कबीले में इन लोहा मौजूद है। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ, ये वैन चाओ मन करता है कि मैं इसे मार डालूं। वांग जी विंग की गुस्से को देखकर नाराज़ था, क्योंकि किसी के ऊपर इतना गुस्सा होना ये अच्छी बात नहीं है, वो भी खामखा। विंग वांग जी को देखते हुए कहा, वैसे राजकुमार लान, तो आपने खातिरदारी अच्छी की होगी ना वैन चाओ की। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, वैन चाओ हमारे ऊपर हमला किया था। विंग ने कहा, तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? वांग जी ने कहा, हमने लड़ाई किया, लेकिन हमारे कुछ डिसिपल्स घायल हो चुके हैं। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, अब आने दो उसे, मैं देखता हूँ कि वो किसको घायल करता है। पैरों से गिर जाता है वैन चाओ का बच्चा, निकम्मा कहीं का। ये बोलकर वो आगे बढ़ गया। जियांग चंग ने कहा, हैंग वांग जुन, विंग को माफ़ कर दीजिए ऐसी बात करने के लिए।
वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग को पीछे मुड़ते हुए उसने देखा और उसको पुरानी बातें याद आ गई जब विंग ने उसे प्रपोज़ किया था। बट ये विंग कौन है? ये तो अलग ही विंग है। इस विंग को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि इसने वांग जी को प्रपोज़ किया था। उसको समझ में ही नहीं आया कि ये रियल में वांग जी को प्रपोज़ किया था। वांग जी बस विंग को देखे ही जा रहा था। सीन कट होता है। अगले दिन सुबह नी हुएसंग यहाँ पर आकर हाजिर होता है। ये देखकर विंग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नी हुएसंग ने कहा, दरअसल तभी डिसिपल ने कहा, नी मिंजू ने नी हुएसंग राजकुमार को भेजा है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आप दोनों के साथ रहकर कुछ सीखे। विंग हंसते हुए कहा, तुम कुछ सीखोगे, वो भी हमसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा नी हुएसंग। वैसंग ने कहा, भाई वी हंसो मत, गगा ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। मुझे यहाँ पर नहीं आना था, लेकिन फिर भी। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम हमसे सीख जाओगे। ये बोलकर वो उसके कंधों के ऊपर हाथ रखता है। तभी वहाँ से वांग जी गुजर रहा था और ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि नी हुएसंग एक अल्फ़ा है और विंग एक ओमेगा है। बट विंग की हरकतें बिल्कुल एक अल्फ़ा की तरह हैं। विंग उसके कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए उसके नोज़ को टच करते हुए कहा, बट तुम एक नंबर के निकम्मे हो, तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आए हो। नी हुएसंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, वाई वी, मैं कर सकता हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं कर सकता? वांग जी बहुत गुस्से में था। जब नी हुएसंग ने उसके हाथ को पकड़ा तब उसने अपनी तलवार को कस कर पकड़ते हुए कहा, ये कौन? और ये नी हुएसंग उसके हाथ को ये पकड़ रहा है। वांग जी वहाँ पर आ गया। उसने खांसते हुए कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? पीछे मुड़ते हुए विंग ने कहा, राजकुमार लान, हम आपके बारे में सोच रहे थे। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, मेरे बारे में सोच रहे थे या फिर इसके साथ? फिर जियांग ने कहा, राजकुमार लान, हम पहाड़ में जाने वाले हैं, हमें कुछ ढूंढना है। वांग जी ने कहा, तुम तीनों ही जाओगे? विंग ने जियांग चंग के कंधों के ऊपर हाथ रखा और फिर नी हुएसंग के कंधों के ऊपर उसने कहा, यस, हम तीनों ही जाएंगे। ये देखकर वांग जी ने कहा, सीधा हो जाओ, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि वो उन दोनों अल्फ़ा के बीच में फंसे। फिर विंग उन दोनों के कंधों से हाथ हटा देता है। वांग जी ने कहा, देखो, ये पहाड़ी इलाका बहुत ख़तरनाक है, इसीलिए मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या आप? हाँ वांगजुन, क्या आप हमारे साथ जाओगे? वांग जी ने कहा, हाँ, क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है? विंग ने कहा, नहीं, चलिए, ज़रूर। ये सुनकर वांग जी अपने रुफ्स को झाड़ते हुए आगे बढ़ गया। विंग ने कहा, मुझे ना इसकी बातें समझ में नहीं आती है। कभी कभी गुस्सा होता है, कभी कभी खुश रहता है, कभी कभी पता नहीं एक से क्या हो जाता है। फिर ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे चला गया। जियांग चैंग और बाकी सब लोग भी। नी हुएसंग ने कहा, विंग, मुझे डर लग रहा है। विंग ने कहा, तो मेरा हाथ पकड़ लो, इतना डर क्यों लग रहा है? नी हुएसंग ने कहा, तुम्हें नहीं लगता ये फॉरेस्ट के अंदर कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है? विंग ने कहा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम एक अल्फ़ा हो या फिर ओमेगा। नी हुएसंग ने विंग के हाथ को पकड़ लिया क्योंकि वहाँ पर एक कौवा था और अचानक से उड़कर नी हुएसंग की आंखों के सामने से गायब हो गया। नी हुएसंग ने चिल्लाते हुए विंग को पकड़ लिया। विंग उसे देखते हुए कहा, हे यार, ऐसा मत करो। वांग जी इसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वांग जी ने कहा, क्या तुम लोग सीधा नहीं रह सकते हो? नी हुएसंग शांत हो गया और फिर विंग को छोड़ दिया। सीन कट होता है और इधर जो हम देखते हैं वो पहाड़ों के ऊपर आ चुके थे। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कहाँ पर ये लोहा हो सकता है? विंग के पेट से सारा आता है। विंग ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, आसपास ही होगा। वांग जी ने विंग के पेट को देखते हुए कहा, तुम पेट पर हाथ क्यों रख रहे हो? विंग ने हाथ को हिलाते हुए कहा, बस ऐसे ही, तुम्हें किससे क्या? वांग जी ने विंग को कन्फ्यूजली देखा। नी हुएसंग आगे आ गया और नीचे खाई को देखते हुए कहा, अरे बाप रे, यहाँ से अगर मैं गिर गया तो? विंग ने कहा, तो तुम मर जाओगे। नी हुएसंग ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो विंग। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को फिर से पकड़ा। विंग ने कहा, तुम्हें गिरा दो, तुम्हें गिरा दो, तुम्हें गिरा दो। ये बोलकर वो उसके साथ मजाक करने लगता है। नी हुएसंग उसे पकड़ते हुए कहा, नहीं भाई, ऐसा मत करो प्लीज़, मैं गिर जाऊँगा। विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। उन दोनों को देख कर ना वांग जी को फिर से जेलस फील होता है। उसने कहा, ये समझता क्या है विभूषण अपने आप को, ये जानबूझकर कर रहा है मेरे सामने। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो? विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, बट मैंने क्या किया? वांग जी ने कहा, तो हाँ। ये बोलकर वो चला गया। विंग ने उसे देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता है, आज से 2-3 साल पहले
मैंने इस पागल इंसान को प्रपोज किया था। हाँ, ये बोलकर वो आगे बढ़ गया। वैन चाओ भी वहाँ पर पहुँच चुका था। तभी वैन चाओ ने देखते हुए कहा, अरे वाह, तुम लोग यहाँ पर। फांग जी तलवार को बाहर निकालते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वैन चाओ? वैन चाओ ने कहा, मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। फांग जी ने कहा, नहीं, तुम यहाँ पर इन लोहे की तलाश में आए हो। फिर वैन चाओ ने कहा, अच्छा हुआ कि तुम समझ गई, तो चलो चुपचाप मुझे वो इन लोहा दे दो। फांग जी ने कहा, हरगिज़ नहीं। ये बोलकर वो उससे फाइट करने आ जाता है। फिर वहाँ पर फाइटिंग चलती है। फाइटिंग के दौरान विंग पीछे मुड़ जाता है। उसने कहा, यही है वो इन लोहा। ये बोलकर वो आगे चला जाता है। ये देखकर वैन चाओ ने कहा, रुक जाओ विभूषण। वो भी आगे जाता है विभूषण के पीछे पीछे। विंग ने कहा, ये लोहा। तभी वहाँ पर एक कमल का फूल रहता है जो कि प्योर वाइट कलर का था। उस कमल के फूल को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। वहाँ से मीठी खुशबू आ रही थी। सब लोग उस खुशबू की मतलब झांसे में आकर उसकी जो हिप्नोटाइज है उसमें फंस रहा था। बट विंग को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। विंग आता है, उस कमल को टच करता है और वहाँ वो कमल खिल जाता है और वहाँ से वो इन लोहा बाहर आता है। ये देखकर वैन चाओ ने कहा, ये क्या हो रहा है? बट वो सब लोग हिल नहीं पा रहे थे क्योंकि विंग ने अपनी पावर का यूज़ किया था, जिसके कारण वो लोग नहीं हिल पा रहे थे। विंग उनके सामने ही पूरे इन लोहा को खा जाता है, मतलब अपने अंदर समा लेता है। ये देखकर सब लोग हैरान थे। फिर वांग जी ने कहा, ये तुमने क्या किया? विंग ने कहा, बस उसे ख़त्म कर दिया। वांग जी ने कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? विंग ने कहा, कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वो वैन चाओ को देखते हुए कहा, वैन चाओ अब तुम्हारी बारी है। वो वैन चाओ के कॉलर को पकड़ता है और उसे गोल गोल घुमाने लगता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो गए थे। वो इनके पास इतना पावर है, वो किसी को इतना दूर फेंक सकता है। और सारे डिसिपल्स भी वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। तो फिर गाइस सीन कट होता है। अगले दिन विंग और बाकी सब लोग लौटने वाले थे। विंग लान कोरैन से जब इस बारे में बात कर रहा था तब लान कोरैन से बार बार पूछता है, तुमने इन लोहे को नष्ट कैसे किया? बट विंग ने अपना राज नहीं बताया। उसने कहा, ये बस एक राज है। वांग जी उन दोनों की बातों को सुन रहा था चुपचाप। विंग ने कह दिया कि हम कल लौट रहे हैं। ये बोलकर वो उसे ग्रीट करके बाहर आने लगा। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, हे लानजान, मुझे पता है कि हमने तुम्हारी नाक पर दम करके रखा था। हाँ, फाइनली हम लोग जा रहे हैं, अब तुम खुश हो ना? ये सुनकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर वो कुछ ना बोलकर ही चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। विंग ने कहा, अब इससे क्या हो गया? तभी इधर सीन कट हो जाता है और फिर शाम के टाइम वो लोग आग के सामने बैठे हुए थे। नी हुई सांग ने कहा, फाइनली मैं घर जा रहा हूँ। आपको पता है मुझे लान कबीला बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ रूल्स है। उठो तो रूल और बैठो तो रूल्स, खाओ तो रूल्स, हगो तो रूल्स, मतलब हर कुछ भी सिर्फ रूल्स ही रूल्स हैं। अगर हम बाथरूम जाएंगे तो भी रूल्स हैं। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, रूल्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें पता है? ये नज़ारा दूर से वांग जी देख रहा था। नी हुई सांग ने कहा, मुझे तो वाई विंग की लाइफ पसंद है। सच कहूँ विंग भाई, सच कहूँ, उसने विंग की हाथ को पकड़ते हुए कहा, आपकी लाइफ की तरह किसी की लाइफ हो। किसी का भी रूल्स को फॉलो मत करो, मतलब खुद की ज़िंदगी में रहो यार, जैसे कि आप रहते हो। काश मैं आपकी तरह बनता हूँ, इसीलिए तो आप मुझे इतना पसंद हो। विंग ने कहा, ओह, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतना पसंद करती हो। ये बोलकर उसने नी हुई सांग के हाथ में हाथ रख दिया। वहाँ पर वाइन के ग्लास थी। वांग जी उन सबको देख रहा था। फिर वांग जी ने कहा, ये लोग कबीले में वाइन लेकर आए हैं। बट वांग जी शिकायत नहीं करता है, वो बस चुप रहता है। विंग नशे की हालत में अपने रूम में आता है और रूम में आकर देखता है कि वांग जी उसके रूम में पहले से ही बैठा हुआ है और वांग जी के हाथ में भी वाइन का बोतल है। वांग जी अपनी आधी खुली आंखों से विंग को देखने लगता है। वह विंग को देखते हुए कहा, तुम आ गए? विंग ने कहा, लानजान, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वांग जी विंग को देखकर गुस्सा हो जाता है। वो अपनी तलवार को फेंकता है और वाइन की बोतल को वो टूट जाता है। विंग उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ है लानजान? वो दरवाजे को बंद करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुमने वाइन पिया है? उसके पास से अल्कोहल की खुशबू आ रही थी। उसने कहा, अगर लान कोरैन को पता लग गया ना तो वो तुम्हें कोड़े मारेंगे।
वांग जी ने वेंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, पता लगने दो, इससे क्या होता है। वेंग ने कहा, क्या 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 कर रहे हो वांग जी, तुम ठीक तो हो ना। वांग जी ने कहा, मैं ठीक नहीं हूँ। फिर वेंग उससे दूर होता है। वेंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो लानसान। वांग जी ने कहा, क्या कर रहा हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वेंग ने कहा, लानसान तुम ठीक तो हो ना। वांग जी ने कहा, मैं ठीक नहीं हूँ वेंग, देखो मुझे, मैं कहाँ ठीक हूँ, बताओ। वेंग ने कहा, तुम्हें हुआ क्या है। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है, तुम्हें याद है पिछले 3 साल पहले तुमने मेरे साथ क्या किया था। वेंग ने कहा, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था बट तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, अब मैं ऐसा क्या करूँ। वांग जी ने कहा, क्या करूँ मतलब, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम भूल गए हो। वेंग ने कहा, मैं नहीं भूला, मुझे याद है जब मैं तुम्हें प्रपोज़ कर रहा था तब तुम चुपचाप बैठे हुए थे, तो मैंने तुम्हारे फेस को पकड़ा, तुम्हें किस कर लिया और तुमने मुझे थप्पड़ मारा, उसके बाद से मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आया। वांग जी ने कहा, मुझे उस वक्त कुछ कहना था तुमसे लेकिन तुम चले गए थे कबीले से। वेंग ने कहा, अच्छा ऐसी क्या बात थी जो तुम कहने वाले थे। वांग जी ने कहा, मैं शुरू से तुम्हें पसंद करता था लेकिन मैं कहने के लिए घबरा रहा था। वेंग ने कहा, तुम मुझे पसंद करते थे और कहने के लिए घबरा रहे हो, मुझे यकीन नहीं होता है वांग जी कि ये तुम कह रहे हो। वांग जी ने वेंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, ओह अच्छा, मेरी कहना पसंद नहीं है बट न्यू है सांग के कहना बहुत पसंद है ना। ये सुनकर वेंग ने कहा, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। वांग जी ने वेंग को धक्का मारा, वो दीवार से जाकर लगते हुए कहा, वांग जी तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो। वांग जी सीधा उसको पकड़ लेता है। वेंग ने कहा, देखो छोड़ो मुझे, तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो समझे। वांग जी ने कहा, तुम उसके करीब क्यों जाते हो, मुझे गुस्सा आता है। वेंग ने कहा, किसके करीब। वांग जी ने कहा, नहीं हो सांग की। वेंग ने कहा, वो मेरा दोस्त है। तुरंत वांग जी ने कहा, दोस्त है, ठीक है। ये बोलकर उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वेंग को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, ये सब क्या है। वांग जी उसके लिप्स को सक करने लगता है। वो बहुत टाइम तक सक करता है, वो उसे टोटली अपनी आँखों में भर लिया था। वेंग ने अपनी आंखें बंद कर दिया था। वांग जी अपनी टीथ से वेंग के लिप्स को काट रहा था। वेंग जैसे अपनी माउथ को ओपन करता है, वांग जी अपनी टंग को वेंग के माउथ के अंदर इंसर्ट कर देता है और फिर उसकी पूरी माउथ को अपनी टंग से एक्सप्लोर करने लगता है। वो हर एक कोने को एक्सप्लोर कर रहा था। वांग जी की माउथ के अंदर से वेंग को वाइन की टेस्ट आ रही थी। थोड़ी देर बाद वांग जी उसे छोड़ता है। वेंग हैरान था, वो बस उसे ही देख रहा था। वांग जी वेंग को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझे प्रपोज़ किया था, तुम्हें याद है। वेंग ने कहा, हाँ हाँ, लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा, तो आज मैं तुम्हें करता हूँ और तुम भी इसे याद रखोगे। वेंग उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तुरंत वांग जी ने उसे बेड की तरफ धक्का दे दिया और वेंग तुरंत बेड के ऊपर गिर गया। वांग जी उसके पेट के ऊपर बैठ गया और उसका जो रूप्स है उसे निकालते हुए कहा, विभूषण सिर्फ मेरा है, अगर विभूषण किसी और के पास गया ना तो मैं उसे मार डालूँगा। वेंग को कुछ समझ में नहीं आया था, वो बस अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहा था। वांग जी ने उसके अपर रूप को निकाल कर फ्लोर के ऊपर फेंक दिया और फिर उसके नेक के ऊपर टूट पड़ा। वो उसके नेक को लिकसक बाइट कर रहा था। वेंग ने हल्के से अपनी आंखों को बंद कर लिया और वांग जी की बालों को सहलाते हुए कहा, ओ लानसान, इतने दिन तक तुम कहाँ थे। वांग जी उससे कुछ जवाब नहीं देता है, वो बस उसकी नेक पर लव बाइट छोड़े जा रहा था। वो हर जगह पर गेस कर रहा था, वो उसके चेस्ट पर, उसके ब्रेस्ट पर, उसके निपल्स को, हर जगह पर। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। चांद की रोशनी पूरी कबीले में फैल चुकी थी। जिंग सी खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। इधर स्टूडेंट्स हर जगह पर सो रहे थे, डिसिपल्स भी सो चुके थे। चांद की रोशनी में हर जगह पर सिर्फ उजाला छाई हुई थी। सिर्फ वेंग के रूम से थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थी, बहुत धीमी सी, पास जाओ तो सुनाई देता है। ये हैवी सांसें लेने की साउंड है। वेंग की खिड़की के अंदर से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। नीचे फ्लोर में वांग जी और वेंग के रूप्स बिखरे पड़े थे। नेकेड बॉडी दोनों आपस में टच हो रही थी, टक्कर खा रहे थे उन दोनों के चेस्ट।
हैवी हो गई थी उनकी सांसें, पसीने से भीग चुकी थी उनकी बॉडी और धड़कन मिल रही थी एक धड़कन के साथ। दोनों की धड़कनें काफ़ी तेज़ थी, दोनों की धड़कनें साफ साफ दोनों को सुनाई दे रहा था। वांगजी वहीं के अंदर था और वो मूव हुए जा रहा था। वांगजी की आंखें बंद थी, जैसे कि उसे एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा हो। विंग बेडशीट को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ा हुआ था। वो अपने लिप्स को बार बार बाइट कर रहा था। ये रात विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। विंग को भी प्लेजर फील हो रहे थे। वो कभी वांगजी की पीठ को नोचता है और कभी अपने आप को काटता है। वांगजी पूरी नशे में धुत था। रात भर उन दोनों का खेल चलता रहा। सुबह के 5 बजे जब मुर्गे ने चिल्लाया तब वांगजी की नींद टूट गई। वांगजी तुरंत उठ जाता है। वो लेटा हुआ था। उसने छत को देखा, ये विंग का घर है। उसने आसपास देखा, तभी उसने ऊपर देखा। उसने देखा कि विंग का सिर उसके चेस्ट के ऊपर है और उसकी बाल उसकी माउथ के अंदर तक आ रहे हैं। वांगजी ने सब कुछ ठीक किया। उसने विंग की फेस को सीधा किया, तभी उसने देखा कि विंग एक क्यूट बनी की तरह सो रहा है। वांगजी ने एक बार स्माइल किया और उसके लिप के ऊपर अपने फिंगर को फिराते हुए कहा, विंग। उसे कल की रात के बारे में सब कुछ याद आ गया। वांगजी को पछतावा हुआ कि वो उस वक्त नशे की हालत में था और उसने विंग से जो कुछ भी कहा था उसकी वजह से उसकी कान शर्म के मारे लाल हो गए। उसको समझ में नहीं आया कि वो आगे क्या कहेगा और क्या करेगा। वो उठने जाता है, तुरंत विंग उसे कस के पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ थोड़ी देर और सोने दो ना। वांगजी विंग को देखते हुए कहा, सुबह के 5 बज रहे हैं विंग। विंग वांगजी की ये वॉइस सुनकर अपनी आंखें खोलता है और तुरंत उठकर बैठ जाता है। वांगजी धीरे से बैठता है। विंग उसे देखते हुए अपने आप को कवर करते हुए कहा, क्या तुम मतलब मैं वो मैं तुम वो मतलब तुम और मैं वो मतलब हम दोनों वो फिर। वांगजी ने विंग की फेस को पकड़ा और उसकी फॉरहेड के ऊपर एक छोटा सा किस किया। वांगजी ने कहा, क्या मैं वो, क्या तुम वो। विंग को कुछ समझ में नहीं आया कि ये गुस्सा होगा तो नहीं ना, बट वांगजी गुस्सा नहीं करता है। उल्टा वो उसे प्यार से उसकी बालों को बांध देता है और फिर वो उठ जाता है और फिर वो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। फिर वो उसे बाथटब के ऊपर लिटाता है और खुद भी आ जाता है। विंग को नहलाने लगता है। वो विंग को साबुन से रब करता है और स्पॉन्ज से भी। विंग उसे देखकर एक बार मीठी स्माइल करते हुए कहा, लानसान। वांगजी बस कहता है। विंग ने कहा, क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वांगजी विंग की फेस को देखता है। विंग ने कहा, इसका मतलब तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो ना। वांगजी साबुन को उसकी जगह पर रख देता है और अपने हाथ को धोने लगता है। विंग ने कहा, मुझे पता है कि कल रात तुम नशे की हालत में थे, तुम्हें कोई होश नहीं था। तुमने क्या कहा ये सही या फिर गलत मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम होश में हो ना, तो मुझे बताओ जो तुमने कल रात बताया क्या वो सच था। वांगजी ने कहा, क्या सच था। विंग ने कहा, प्यार के बारे में। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, बताओ ना लानसान। बट वांगजी कोई जवाब नहीं दे रहा था। विंग ने कहा, तो फिर ये झूठ था। मुझे पता था कि तुम नशे की हालत में कह रहे हो, बट कल रात जो कुछ भी हुआ मैं उसे नहीं भूल पाऊँगा, ना तो माफ़ करूँगा। ये बोलकर वो उठ जाता है। वांगजी तुरंत उसके हाथ को पकड़ता है और उसे खींच लेता है। वह वांगजी की लैप के ऊपर गिर जाता है। वांगजी उसे देखते हुए कहा, तुम्हें झूठ लगता है। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। तुरंत वांगजी ने फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और सक करने लगा। थोड़ी देर बाद विंग कहता है, लानसान प्लीज़ अब मुझे छोड़ो, मुझे पेन हो रहे हैं क्योंकि तुमने पूरी रात मेरे ऊपर मर्जी नहीं दिखाया है। वांगजी उसे बाइट करते हुए कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया है, तुम मेरी ओमेगा हो विंग। विंग ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त घंटे घंटे में करते रहोगे। ये सुनकर वांगजी ने उसे देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा विंग। विंग ने कहा, मैं सीरियसली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब तुम देखो ना, तुम रात भर मुझे सोने नहीं दिया। वांगजी ने कहा, तो ये बोलकर वो फिर से मुँह बोलने लगता है। विंग ने कहा, तो मतलब क्या है तुम्हारा, तुम समझते क्या अपने आप को, मुझे पेन नहीं होता। वांगजी ने कहा, थोड़ा सा सह नहीं सकते तुम मेरे लिए। विंग ने कहा, तुम बहुत सिमलेस हो वांगजी। वांगजी ने कहा, अगर तुम अभी से ऐसा कर रहे हो तो शादी के बाद क्या करोगे विंग।
विंग ने कहा, हे मेरी बात सुनो, तुम्हारी किताबें मैंने पढ़ी है, तुम्हारा एक रूल है, हफ्ते में सिर्फ एक बार, समझे? फांगची ने उसके फिंगर को टेढ़ा करते हुए कहा। किसने कहा कि ये रूल है? फिंग ने कहा, अब मैंने पढ़ा है इसे। फांगची ने कहा, ओह अच्छा, तो इसे फॉलो करना पड़ेगा। वेंग ने कहा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, और मुझे पता है कि तुम इसे फॉलो करोगे क्योंकि तुम तो रूल्स का भी ब्रेक नहीं करते ना। फांगची ने वेंग को देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए रूल को ब्रेक करूँ तो? वेंग ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, क्या अगर तुम रूल को ब्रेक करोगे और अगर अंकल को पता लग गया तो? फांगची ने कहा, क्या तुम अंकल को बता सकते हो जाकर कि मेरा हस्बैंड मुझे रोज़ प्यार करता है, रात को वो रूल को फॉलो नहीं करता? ये सुनकर वेंग के चिक्स टमाटर की तरह लाल हो गए। फांगची ने कहा, अगर तुम अंकल को जाकर कह दोगे तो मुझे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, वरना कौन कहेगा वेंग कि मैंने रूल को ब्रेक किया है? वेंग ने कहा, इसका मतलब तुम हर रोज़? फांगची ने कहा, एक बार साथ देने दो, उसके बाद एवरीडे मीन्स एवरीडे क्या है मैं तुम्हें समझा दूँगा वेंग। वेंग ने कहा, सिमलेस। सीन कट होता है। जब वेंग घर वापस जा रहा था तो फांगची वेंग को देखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द शादी का स्क्रॉल तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। वेंग बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और फिर वो घर वापस जाता है और वांगची उसे खुशी खुशी अलविदा कहता है। सीन कट होता है। वैन चाओ और बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। अब तीसरा बचा था जो कि इलिंग पर था, और तीसरा इलिंग पर वैन चाओ उसे सबसे पहले लेना चाहता था, लेकिन अगर विभूषण को पता लग गया तो फिर वो उसे ले लेगा। बाज़ार में एक दिन विंग घूम रहा था और इधर वैन चाओ इन लोहा के बारे में पता लगा रहा था कि इन लोहा असल में कहाँ है, बट इन लोहा इलिंग पर है, ये सिर्फ विंग को पता है और किसी को नहीं। वैन चाओ के पास दो इन लोहा थे और वैन चाओ उस दोनों इन लोहा से ये पता लगा रहा था कि वो असल में तीसरा इन लोहा मतलब पांचवा इन लोहा है कहाँ। दो तो विंग ने खा लिया है। इधर वैन चाओ ने कहा, हाँ मुझे यकीन नहीं होता कि विंग भी इन लोहा खा सकता है। तभी अचानक से विंग के साथ वैन चाओ की टक्कर हो गई और उसका दोनों इन लोहा नीचे गिर गया। विंग ये देखते हुए कहा, वाह मुझे बहुत भूख लगी थी। वैन चाओ ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो विभूषण। ये बोलकर उसने इन लोहे को उठाने के लिए झुक गया। तभी विंग ने अपनी आंखों को उस इन लोहे के ऊपर टिकाया और फिर गोल्डन ब्राउन में चमक गई। अचानक से इन लोहा गायब हो गए। ये देखकर वैन चाओ ने कहा, तुमने इन्हें खा लिया? विंग ने कहा, पेट भर गया। वैन चाओ ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग। ये बोलकर वो तलवार को बाहर निकालता है, बट वो विंग को हाथ भी नहीं लगा पा रहा था। मतलब उससे पहले कुछ आकर ना उसे मार रहा था, मतलब एक शील्ड थी जो विंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। वैन चाओ कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वैन चाओ ने कहा, ठीक है। ये बोलकर उसने जादुई रस्सी को बाहर निकाला और विंग की तरफ फेंक दिया। वो शील्ड फट गई और विंग को उसने बांध लिया। फिर वैन चाओ ने कहा, ये ड्रैगन रस्सी है और तुम्हें मैंने बांध लिया है विंग, इसे खोलना बहुत मुश्किल है। विंग ने कहा, तुम्हें ड्रैगन रस्सी कहाँ से मिली? सीन कट होती है। वो लोग विंग को ले जाते हैं और कब्रिस्तान में फेंक देते हैं। जैसा कि तन टेम ने हुआ था वैसा ही जैसे ही वो लोग विंग को फेंकते हैं, वो जो ड्रैगन रस्सी है वो खुल जाती है और विंग धड़ाम से नीचे गिर जाता है, बट विंग को ज़्यादा चोट नहीं लगती। फिर वैन चाओ ने कहा, अगर तुम ज़िंदा रहे तो दोबारा मुलाकात होगी। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। सारी आत्माएं विंग को तंग करने लगी क्योंकि विंग के पेट में इन लोहा था। विंग ने अभी तक उन्हें हजम नहीं किया था। इधर विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। तभी उसे एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है और फिर विंग उसके पास जाता है। वो इन लोहे का 5वां टुकड़ा था और विंग उसे भी सोख लेता है। सो गाइज़, मैंने शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है। मतलब अब पूरा का पूरा 5 टुकड़ा विंग ने सोख लिया था, ठीक है। सो इधर जो ड्रैगन गॉड है वो विंग को फिर से देखते हैं। विंग ने कहा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ड्रैगन गॉड ने कहा, अब तुम्हें इस 5 टुकड़े को जोड़ना पड़ेगा और इसे शुद्ध करना पड़ेगा, और शुद्ध करने के लिए तुम्हें यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा, हिमालय पर, जहाँ पर तुम्हें एक कोल्ड वाटर पॉन्ड मिलेगा जहाँ पर तुम इसे शुद्ध कर सकते हो। विंग ने कहा, ठीक है। ये बोलकर विंग वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, बट आत्माएं विंग को निकालने नहीं दे रही थी। वो विंग को मारना चाहती थी, बट विंग अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और ड्रैगन फॉर्म में आकर वो आसमान में उड़ जाता है।
एलियन के लोग गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं और देखकर सब लोग नीचे झुक जाते हैं, यहाँ तक कि वैन चाओ ने कहा ये गोल्डन ड्रैगन गॉड यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो सब लोग उसे नमन करते हैं। गोल्डन ड्रैगन गॉड वहाँ से गायब हो जाता है। असल में वो विंग ही था। सीन कट होता है। सबको पता लग गया था कि विंग ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। इधर वैन चाओ ने चालें चलना स्टार्ट किया। उसने कहा नहीं, विंग की इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं विंग को नहीं छोड़ूंगा। इधर सब लोग ये जान गए थे कि विंग अब सब कुछ ठीक कर चुका है। सब लोग विंग की वाह कर रहे थे, विंग की तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन वैन चाओ नाखुश था। स्क्रॉल भी आ चुका था विंग के साथ वांग जी की शादी की। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मैडम म्यू खुश नहीं थी। मैडम म्यू विंग से बहुत जल्दी थी। वो चाहती थी कि विंग शादी करके यहाँ से चले जाए बस। वैन चाओ चालें चलना स्टार्ट करता है। वैन चाओ फिर से उसी तरीके से खून करता है और ऐसा कर दिखाता है जैसे कि काली शक्ति की वजह से खून किया गया है। फिर से वैन रोहान के ऊपर आरोप लगाता है। वैन रोहान इस बार विंग के ऊपर आरोप लगाता है कि अगर ये सब कुछ किया है तो विंग ने किया है, क्योंकि 5 का 5 टुकड़ा तो विंग के पास है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। सब लोग विंग को फिर से गलत समझने लगते हैं, बट विंग को कोई कहने के लिए तरस रहा था, क्योंकि विंग के लिए कोई सबूत भी नहीं था। एक दिन विंग बाज़ार में गया था कुछ ख़रीदारी करने के लिए, शादी के लिए। उसके साथ जियांग चेंग भी था। अचानक बाज़ार के लोग कुछ अलग सा व्यवहार करने लगते हैं, बिल्कुल कठपुतली की तरह। विंग को समझ में नहीं आ रहे थे कि विंग क्या करे। एक बांसुरी की धुन विंग को सुनाई दे रहा था। विंग उन सब से फाइट करने के लिए तलवार को बाहर निकालता है। विंग के आसपास एक शील्ड थी, जिसकी वजह से वो लोग विंग के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जियांग चेंग और बाकी सब के ऊपर अटैक कर पा रहा था। विंग बहुत घबरा गया। विंग उन्हें बचाने के लिए फ़ाइट करना स्टार्ट करता है। इधर कुछ लोग अपने आप ही मारे जाते हैं और सबके ऊपर ही वही काली चीज़ें दिखाई देती हैं। सब लोग घबरा जाते हैं। तभी वैन चाओ वहाँ पर आ जाता है और वैन चाओ ने कहा क्या इतनी लाशें। सीन कट होती है। वैन चाओ नारे लगाता है कि विभूषण को मार डालो वरना कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। फिर वैन चाओ ने अपनी पावर से वो नज़ारा दिखाया जो नज़ारा कोई दिखा नहीं सकता है, और नी मिंजू और बाकी सब लोग जहाँ पर मीटिंग चल रही थी वहाँ पर सब लोग चौंक जाते हैं। जो जिन मेंशन में मीटिंग चल रही थी, जो मिस्टर जिन ने कहा क्या ये सब कुछ विभूषण कर रहा है। वैन चाओ ने कहा हाँ, क्योंकि उसके पास अब पावर आ चुकी है ना। बट वांग जी कहने के लिए उठ रहा था। उसने कहा मुझे लगता है कि ये सब कुछ किसी का साजिश है, विंग ऐसा नहीं कर सकता है। वैन चाओ ने कहा तुम इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि विंग तुम्हारा मंगेतर है। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा वांग जी ने कहा वैन चाओ तुम हद से ज़्यादा बोल रहे हो। वैन चाओ ने कहा हाँ वांग जी, तुम सिर्फ इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि विंग के साथ बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम दोनों मिलकर इस दुनिया को ख़त्म करने वाले हो। वांग जी बहुत गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में वैन चाओ को देखा, बट विंग ने अपने सिर को ना में हिलाया। वांग जी रुक गया। वांग जी विंग की बात को मान लेता है, बट तब तक बाकी सबको विंग के ऊपर शक हो चुका था। सब लोगों ने यही कहा कि विभूषण अगर तुम ऐसा करते रहोगे। विभूषण उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। ये बोलकर वो गुस्से में जाने लगता है। विंग को गुस्सा दिलाना ही वैन चाओ का काम था। वो विंग को और गुस्सा दिलाता है। उसने कहा तुमने सबका कत्ल किया है, अब तुम भाग रहे हो विभूषण। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अचानक विंग के कानों में एक बांसुरी की साउंड आने लगती है, जिससे विंग का कंट्रोल खो जाता है। विंग के अंदर से काली धुआं बाहर आने लगती है और विंग इसे कंट्रोल ना कर पाकर पास में एक वैन डिसिपल को मार डालता है, वो भी अपनी तलवार से। ये देखकर वैन चाओ ने कहा देखा, मैंने कहा ना ये सब कुछ विभूषण ने किया है, विभूषण इसका जिम्मेदार है। फिर इधर विंग सबको देखते हुए कहा मैंने कहा ना ये सब मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। सब लोग विंग से जंग छीड़ देते हैं और ये कह देते हैं कि विंग को जो भी बचाएगा वो भी मारा जाएगा। विंग सबसे फाइट करने लग जाता है। वो अपनी पावर से सबसे फाइट कर रहा था, बट वो कमज़ोर होता जा रहा था क्योंकि बांसुरी की साउंड उसे अंदर तक तोड़ रही थी। फिर इधर जो विंग था वो धीरे से वांग जी के पास आता है। उसने वांग जी को देखते हुए कहा लानजान, क्या तुम भी यही समझते हो जो ये लोग समझ रहे हैं। वांग जी ने कहा नहीं विंग, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना मेरे साथ चलो। विंग ने कहा लेकिन मैं कैसे जाऊँ। तभी किसी ने विंग के ऊपर हमला कर दिया और उसने कहा राजकुमार लान, अगर आप विंग का साथ दोगे तो फिर आप
विद्रोही कहला जाओगे। वांग जी उसे देखते हुए कहा, तुम उसे ऐसे नहीं हाथ लगा सकते। वो भी विंग के लिए फ़ाइट करने लगता है, बट वैन चाओ विंग को पकड़ लेता है। वो विंग को पकड़ते हुए कहा, वी वुशियान, तुम्हारा खेल ख़त्म। तुम्हें क्या लगा कि इन लोहे को हटाने के बाद तुम जिंदा बच जाओगे? इम्पॉसिबल वी वुशियान, मैं तुम्हें मार डालूँगा। विंग उसे धकेल देता है और वो पहाड़ की चोटी के पास आ जाता है। वैन चाओ तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। वांग जी ने कहा, वैन चाओ रुक जाओ, बट वैन चाओ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो विंग को मारने के लिए आगे आ रहा था। विंग ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। इससे अच्छा होगा कि क्यों ना मैं ही अपना जान दे दूँ। अगर सबको यही लगता है कि मैंने गलती किया है तो ठीक है, मैं अपना जान देने वाला हूँ। ये बोलकर वो आगे की तरफ चला जाता है, पीछे। विंग यही सोचता है कि अब तो कोई ख़तरा भी नहीं था, इन लोहा भी मैंने सोख लिया है, तो अब कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बोलकर वो वहाँ से कूद जाता है। तुरंत एक हाथ ने विंग को पकड़ लिया। तभी वैन चाओ ने कहा, लान वांग जी छोड़ दो उसे, वरना तुम विद्रोही कहला जाओगे। वांग जी ने उसके हाथ को नहीं छोड़ा, बट विद्रोही कहने की डर से विंग ने कहा, नहीं, तुम्हें विद्रोही कहे जाएंगे। मुझे गम सिर्फ इस बात का है कि मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुना नहीं पाया। वांग जी ने कहा, खुशखबरी? विंग ने कहा, तुम पिता बनने वाले थे। मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें उसे नहीं दे पाया। वांग जी ने कहा, विंग ऐसा नहीं हो सकता है, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। विंग ने कहा, आई एम सॉरी लान सान, मेरा हाथ छोड़ दो। वांग जी ने कहा, नहीं। लान कोरैन ने कहा, वांग जी उसका हाथ छोड़ दो, वरना लान कबीले से मैं तुम्हें निकाल दूंगा। वांग जी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए विंग, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। विंग ने अपने हाथ को झटके में चुराते हुए कहा, अलविदा लान सान, और वो भड़कती हुई आग में गिर गया। ये देखकर वांग जी फूट फूट के रोने लगता है। बस एक आवाज़ आती है, हो सके तो मुझे बेगुनाह साबित करना, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। वांग जी ने कहा, विंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं ये साबित करके छोड़ूंगा। वांग जी वहीं बड़ी बैठा रोता रहा। सीन कट होती है। 6 महीना बीत चुके थे। वैन कबीला अब फिर से सबके ऊपर राज करने लग गया था। सब लोगों को अब छोटी नज़र से वो देख रहा था। अब कोई विंग नहीं है उन्हें बचाने के लिए। वांग जी काफ़ी टाइम से ड्रैगन देवता का पूजा कर रहा था, बट देवता प्रसन्न नहीं हो रहे थे। जब तक देवता सामने नहीं आएंगे वांग जी कुछ नहीं कर सकता है। उसके पास एक जेड पेंडेंट था। उसने कोशिश किया उसे जागृत करने की, बट वो भी जागृत नहीं हो रहा था। उसने देवता से काफ़ी टाइम तक विश मांगा, बट कोई विश भी पूरा नहीं हो रहा था। वांग जी प्रूफ ढूंढ रहा था। उसे कुछ प्रूफ मिल भी चुके थे कि वैन चाओ ने ये सब कुछ किया है। तभी वो मेंग्याओ नाम का एक आदमी से मिलता है और फिर मेंग्याओ को पकड़ते हुए कहा, तुम बताओ, तुम वैन चाओ के साथ थे ना? तुम बता सकते हो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मेंग्याओ के साथ वांग जी की फ़ाइट होती है और फाइनली मेंग्याओ हार जाता है और सच्चाई बोलने के लिए मान जाता है। ड्रैगन गॉड के सामने एक समारोह रखा गया था। उस दिन सारे कबीले वाले वहाँ पर मौजूद थे। वांग जी मेंग्याओ को सबके सामने लेकर आता है और सब कुछ सच बोलने के लिए कहता है। जिन जीजुआन ने कहा, क्या तुम मजाक कर रही हो? ये सब वी वुशियान ने क्या है? तभी मेंग्याओ ने कहा, नहीं, ये सब वी वुशियान नहीं बल्कि वैन चाओ ने क्या है। उसने सब कुछ बता दिया कि वैन चाओ ने सब कुछ करने के बाद पूरा इल्ज़ाम वी वुशियान के ऊपर डाल दिया और इन सब में मैंने उसका साथ निभाया। वांग जी की तलवार सीधा मेंग्याओ के गले के पास था, इसीलिए मेंग्याओ डर के मारे सब कुछ बोल रहा था। उसने शुरू से जितनी सारी घटना हुआ था वो सब कुछ उसने बोल दिया। वैन चाओ पूरी तरीके से फंस चुका था। वैन चाओ ने अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए कहा, तो फिर किस में इतनी हिम्मत है जो मुझे मारेगा? तभी अचानक से मूर्तियों से ड्रैगन गॉड जिंदा हो जाते हैं और फिर ड्रैगन गॉड सबके सामने आता है। ये देखकर सब लोग उन्हें नमन करने लगता है। वो वैन कबीले को पूरी तरीके से तबाह कर देता है और वैन चाओ और वैन ज़ोलियो और वैन रोहान को वो अपनी आदमियों से कहता है, इसे पकड़कर वही खाई में फेंक दो, और वो लोग उन्हें पकड़ के ले जाकर खाई में फेंक देते हैं। इधर जो
वांग जी था वो ड्रैगन गॉड को नमन करते हुए कहा, मैंने आपको कितना पुकारा लेकिन आपने कोई आवाज़ नहीं किया। ड्रैगन गॉड ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी आसानी से किसी के सामने नहीं आता हूँ, लेकिन जब तुमने मेरे शीशे के साथ इतना बुरा किया तब मुझे आना ही पड़ा। उसने विंग के बारे में बताया कि विंग असल में ड्रैगन गॉड का देवता है। देवता का शिष्य है। विंग असल में एक गोल्डन ड्रैगन है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए थे। क्या उन्होंने गोल्डन ड्रैगन को अपने हाथों से मार दिया? उन लोगों को ड्रैगन गॉड श्राप देता है, तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए इस युग में फंस जाओगे, तुम्हें दोबारा जन्म नहीं मिलेगी, तुम लोग इंसान बन के हमेशा कोसते रहोगे, तुम्हारे बच्चे पैदा करने की क्षमता खो दोगे। उन्होंने उन्हें बहुत सारा श्राप दिया और फिर उन्होंने उसी जगह पर उन्हें बंधक बना दिया। बस वो लोग एक ही गांव के अंदर रह सकते हैं। इस दुनिया ये जो गांव है, ये गांव पूरे पहाड़ों से घिरा जाएगा और तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वांग जी ड्रैगन गॉड को देखते हुए कहा, उन्हें माफ़ कर दीजिए। फिर ड्रैगन गॉड ने कहा, इनमें से सिर्फ तुम ही अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्वर्ग में लेकर जा सकता हूँ। वांग जी ने कहा, क्या आप मुझे वरदान देने वाले हो? उन्होंने कहा, हाँ, तुमने विंग का ख्याल रखा, विंग का साथ निभाया, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। वांग जी ने कहा, अगर आपको वरदान देना है तो प्लीज़ मेरे विंग को वापस कर दीजिए। ड्रैगन गॉड ने कहा, मैं उसे वापस नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि जब विंग मर चुका था तब विंग की सोल को मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। विंग हेवन में नहीं है। वांग जी ने कहा, अगर विंग हेवन में नहीं है तो विंग कहाँ गया? ड्रैगन गॉड ने कहा, विंग की सोल अब 21वीं सदी पर चली गई है, वो अब 21वीं सदी पर है, वो वहाँ पर बर्थ ले चुका है। मैं उसे वहाँ से वापस लेकर आ सकता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि वो सब कुछ भूल चुका है, उसे मैं याद नहीं। अगर मैं उसके सामने गया भी तो वो मुझे याद नहीं कर पाएगा। जब तक उसका वो जन्म ख़त्म नहीं होता है तब तक मैं उसे स्वर्ग में नहीं ला सकता हूँ। दरअसल जिस दिन विंग की मौत हुई थी उस दिन रात को जब हम सोल इकट्ठा कर रहे थे, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, जिसमें से विंग का जो सोल था वो कंफ्यूज था कि वो कहाँ जाएगा। इधर विंग का सोल जब सोल बन चुका था तब वो एक बच्चे में कन्वर्ट हो चुका था और उसे बर्थ करवाना बहुत ज़रूरी था, तो विंग खुद से ही वहाँ से भाग गया। वो टाइम ट्रैवल करके 21वीं सदी पर चला गया और फिर वहाँ से उन्होंने एक नए लड़के के रूप में जन्म ले लिया है। वो एक मेल ओमेगा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, 21वीं सदी, क्या आप उसे वापस नहीं ला सकते हो? ड्रैगन गॉड ने कहा, नहीं, मैं उसे वापस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन हाँ, एक काम कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, क्या काम? उसने कहा, मैं तुम्हें वहाँ पर भेज सकता हूँ, सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम सबको। फिर वांग जी ने कहा, क्या? ड्रैगन गॉड ने कहा, तुम सबकी पनिशमेंट है ये, अब एक नई ज़िंदगी तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है। ये बोलकर वो वहाँ पर एक विस्फोट करते हैं और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे करके वांग जी की आँख खुलती है। जब वांग जी की आँख खुलती है तब लोगों के चिल्लाने वाले साउंड और कुछ अजीब अजीब से साउंड उसको सुनाई दे रहे थे। वांग जी खड़ा हो जाता है, उसके सिर पर बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी अपने आसपास देखता है, ये क्या, ये वांग जी कहाँ आ गया है? वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, वहाँ पर कार्स थे, जहाँ पर वो गिरा हुआ था वो एक पार्क था। वांग जी ने कहा, ये मैंने, तभी उसे याद आया ड्रैगन गॉड ने उसे कहा था 21वीं सदी। वांग जी ने कहा, तो फिर ये 21वीं सदी है? कितना चेंज हो चुका है दुनिया। वो आगे पीछे देखने लगता है। सब लोग वांग जी को देखकर हंस रहे थे। लंबे लंबे बालों वाला इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा। सब लोगों ने कहा, क्या ये कोई ड्रामा में काम कर रहा है? सच में कितना फ़नी लग रहा है ना। वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। उसने कहा, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देखकर हंस रहे हैं? वांग जी पास में एक मंदिर को देखता है जो कि ड्रैगन गॉड का ही था। वो वहाँ पर जाता है और फिर प्रे करता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आ रहा था तब ड्रैगन गॉड उसके पीछे आता है और उसे कहता है, वांग जी तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? वांग जी ने कहा, खाक लग रहा है, यहाँ पर सब लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो वांग जी के दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहा, ठीक है। वो इस ज़माने की जितने सारे रिकॉर्ड हैं वो उसके अंदर डाल देता है, यहाँ तक कि उसे इंग्लिश बोलना भी सिखा देते हैं। उसके बाल छोटे हो जाते हैं, उसके कपड़े वाइट कलर के शर्ट, वाइट कलर के कोट, वाइट कलर के शू में बदल जाता है। वो
वांग जिससे कहता है जाओ वी कॉर्पोरेशन, तुम्हारे लिए वहाँ पर विंग वेट कर रहा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा वी कॉर्पोरेशन, मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ। फिर ड्रैगन गॉड ने कहा ये लो तुम्हारे लिए एक मर्सिडीज भी आ चुकी है। वांग जी ने कहा मुझे पता है, इस ज़माने में इसे कार कहते हैं क्योंकि आपने सारा का सारा डाटा मेरे अंदर से समा दिया है, तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, बट मैं इसको ड्राइव नहीं कर सकता। फिर ड्रैगन गॉड ने कहा तुम कर सकते हो, एक बार चला कर देखो। वांग जी ने कहा ठीक है। वांग जी ट्राई करता है, हाँ वो ड्राइव कर पा रहा था। इधर जितने सारे हिस्टोरिकल वर्ल्ड में इंसान थे सब लोग मॉडर्न वर्ल्ड में आ चुके थे और सबको बहुत परेशानी हो रही थी एडजस्टमेंट करने के लिए। इधर मिस्टर वी एंड मिसेस वी कॉर्पोरेशन से वापस आ रहे थे। दरअसल वो लोग एक पार्टी के लिए निकल रहे थे। तभी वांग जी का मर्सिडीज आकर रुकता है। वो देखते हुए कहा ये मर्सिडीज किसका है। वहाँ से वांग जी को उतरते हुए देखा तो वो लोग मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। दरअसल मिस्टर वी एंड मिसेस वी को सब कुछ याद था, मतलब हिस्टोरिकल वर्ल्ड के बारे में, बट विंग को कुछ भी याद नहीं था। विंग उनका ही बेटा था। उन्हें यकीन नहीं था कि विंग को वो दोबारा जन्म दे पाएंगे। इधर विंग वी कॉर्पोरेशन का सीईओ था। विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम ओमेगा था, मतलब उसके जैसा खूबसूरत ओमेगा शायद दुनिया में है ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा रिच था, नंबर 1, उसकी कंपनी नंबर 1 कंपनी थी चाइना की। इधर जो विंग है वो एक अंडरवर्ल्ड माफिया भी था। विंग से सब लोग डरते थे। वांग जी को देखकर मिसेस वी एंड मिस्टर वी जल्दी से उससे मिलने जाता है और अपना परिचय देता है। वांग जी उन्हें पहचानता है और उन्हें ग्रीट करता है। मिस्टर वी ने कहा क्या तुम विंग के लिए आए हो? हमने भविष्यवाणी सुनी थी कि विंग के लिए वांग जी एक दिन ज़रूर आएगा। फिर इधर वांग जी ने कहा हाँ। फिर मैडम वी ने कहा बट अफसोस वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका है। वांग जी ये सुनकर निराश हो गया, बट फिर भी वो विंग से मिलने के लिए गया एक बिजनेस डील पर। वो विंग से मिलता है। सच में विंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। विंग को देखकर ही उसे हग करने का मन किया, किस करने का मन किया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी विंग ने कहा मिस्टर लान आप मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो हम ये डील पक्की करते हैं। ये सुनकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और फिर फाइनली उसे डील पक्की कर लेता है। उसे पता भी नहीं था कि वो क्या डील करने आया है, क्योंकि ड्रैगन गॉड ने उसे कहा था ये डील करने के लिए, तो वही डील करता है। ड्रैगन गॉड ने उसे कंपनी ओपन करके दिया। ड्रैगन गॉड ने उसकी बहुत हेल्प किया, लेकिन फिर भी विंग को कुछ भी याद नहीं आ रहे थे। विंग एक जगह पर फाइट करने गया था क्योंकि वो एक माफिया था। वहाँ पर विंग फंस जाता है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ड्रैगन गॉड मैजिक करके वांग जी को वहाँ पर लेकर जाता है। विंग वांग जी को वहाँ पर देखकर हैरान था क्योंकि यहाँ पर वांग जी था ही नहीं। फिर वहाँ पर वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग टोटली भीग चुका था। वो लोग एक पेड़ के नीचे खड़े थे। वांग जी अपनी कोट को उतारता है और विंग को पहना देता है। यहाँ पर फर्स्ट विंग ने अपनी धड़कन को फील किया। वांग जी के लिए उसे कुछ फीलिंग्स आए। फिर इधर वो वांग जी को मन ही मन चाहने लगता है और फिर वो उसके साथ कोलैब कर लेता है उसकी कंपनी के साथ। लान कॉर्पोरेशन एंड वी कॉर्पोरेशन अब एक ही कंपनी बन जाता है। और फिर वांग जी ड्रैगन गॉड से मिलता है। ड्रैगन गॉड उसे एक बहुत बड़ा घर दिखाता है और कहता है कि ये घर आज से तुम्हारा है, अंदर जाओ। जब वो अंदर जाता है तब वांग जी अपने अंकल को देखता है और अपने डैड को भी। जब अपने डैड को देखता है वांग जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वो रोते हुए अपने पापा को हग कर लेता है क्योंकि उस हिस्टोरिकल वर्ल्ड में उसके फादर की मौत हो चुकी थी। जब वो अपनी मॉम को देखता है तो और ज़्यादा रो रहा था क्योंकि ये दोनों ही उस दुनिया में उसके पास नहीं थे और उसका भाई भी उसके पास था। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। इधर हम जियांग फैमिली को देखते हैं जहाँ पर मैडम यू बर्तन धोने का काम करती है क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। जियांग वी कॉर्पोरेशन में आता है काम ढूंढने के लिए, बट वो विंग को देखकर पहचानता है, बट विंग उसे नहीं पहचानता। वो विंग को लाखों बार समझाता है, बट विंग उसे पहचानने के लिए इनकार कर देता है। फाइनली वो जियांग को एक काम दे देता है। जब जियांग आकर अपनी मॉम को बोलता है कि विंग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तब ये सुनकर जियांग फेंगमियान पूरी तरीके से हैरान था और मैडम यू जल रही थी और वो यही सोच रही थी कि यार उसने विंग को कितना कुछ किया, टॉर्चर किया। अगर आज वो विंग को ऐसा कुछ नहीं करता तो फाइनली विंग के पास आकर रह सकता था, बट उसे बर्तन धोकर अपना घर चलाना पड़ता है। जियांग फेंगमियान
जियांग फेंगमियान का एक बुक शॉप जियांग फेंगमियान ने खोला था, जहाँ पर कहानियों की किताब मिलते थे और वो खुद ही लिखता था। यहाँ पर हम सारी की सारी जो हिस्टोरिकल वर्ल्ड में फैमिली थी, सब लोग मॉडर्न वर्ल्ड में आ चुके थे और उसे एडजस्ट करने में उन लोगों को काफ़ी टाइम लगा था। इधर विंग और वांग जी की जो रिलेशनशिप था वो आगे बढ़ रहा था। विंग ने सोचा शायद वो वांग जी को एक दिन प्रपोज़ कर देगा, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था वांग जी। वांग जी मन ही मन जानता था कि विंग उसे पसंद करता है। ड्रैगन गॉड वांग जी को काफ़ी चिढ़ा रहा था। उसने कहा, फाइनली तुम विंग के दिल में जगह कर चुके हो। मुझे लगता है अब विंग के लिए तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाएगा। इधर मैडम वी एंड मिस्टर वी वांग जी के पिक्चर को दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये अल्फ़ा हमने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है शादी के लिए। ये सुनकर विंग हैरान था। उसने कहा, शादी नहीं करनी है मुझे। उन्होंने कहा, पिक्चर देखो। जब विंग पिक्चर देखता है तब वो राज़ी हो जाता है, क्योंकि वो वांग जी का पिक्चर था। एक ही बार में राज़ी होने के बाद वो लोग लान फैमिली में जाते हैं शादी का वो लेकर, क्या बोलते हैं उसे बात लेकर, शादी की बात लेकर, जो भी है। वहाँ पर वो लोग जब जाते हैं तब लान कोरैन जब सुनता है कि विंग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तब ये सुनकर वो हैरान था। वो नटखट बच्चा जो हमेशा रूल ब्रेक करता है, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, ऊपर से एक माफिया है जिसे सब लोग डरते हैं। विंग का नाम सुनकर ही सब लोग कांपने लगते हैं थर थर करके। वो लोग डर के मारे राज़ी हो जाते हैं। अगर वो लोग राज़ी नहीं हुए, विंग आकर बॉम्ब से उड़ाते तो फिर क्या होगा। वो लोग राज़ी हो गए फाइनली। वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था, लेकिन फिर भी वो अभी तक विंग को याद नहीं कर पाया था, दिला पाया था। इधर जियांग फेंगमियान विंग और वांग जी की लव स्टोरी लिख रहा था, जो कि हिस्टोरिकल वर्ल्ड में था। जब वो बुक पब्लिश होती है तब वांग जी और विंग की शादी का दिन था। उस दिन ही वो बुक पब्लिश होता है। वांग जी और विंग को वो एक कॉपी गिफ्ट करता है जियांग फेंगमियान। तो विंग उस किताब को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था और वो जियांग फेंगमियान को थैंक यू बोलता है। फिर शादी हो जाती है और वेडिंग नाइट पर वांग जी उसको एक प्यारा सा बैंगल गिफ्ट करता है, जो कि वो गुसू लान कबीले से लेकर आया था। उसे देखकर उसे कुछ हो रहा था। उसने कहा, मैंने इसे कहीं देखा है। वांग जी ने कहा, वो अच्छा, सच में? बट मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं तुम्हें ये पहली बार दे रहा हूँ। ये सुनकर विंग काफ़ी हैरान था, लेकिन फिर भी विंग को ऐसा लग रहा था कि उसने कहीं देखा है। वांग जी विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, छोड़ो ना, ये सब कुछ छोड़ो। देखो, अब ये सब कुछ सोच कर ना मेरा वक्त बर्बाद मत करो। ये बोलकर वो उसे चूम लेता है। जब वो उसके लिप्स को कैप्चर करता है तब विंग हैप्पीली उसे हग कर लेता है और फिर वो दोनों वेडिंग ड्रेस को निकाल देते हैं और फिर वांग जी विंग को प्यार करने लग जाता है। ये उन दोनों का वेडिंग नाइट था और रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट था। वो लान हाउस था। इधर दरवाज़ा उन्होंने अंदर से लॉक कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ नटखट दोस्त जो कि थे वांग जी और विंग के, वो लोग बाहर खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि रूम साउंड प्रूफ था। वो लोग बैठे बैठे बोर हो रहे थे। वांग जी और विंग का रोमांस पूरी रात चलता है और फिर जाकर वो लोग अलग हो जाते हैं। सीन कट होता है। विंग कामों के बीच में वो जो जियांग फेंगमियान ने दिया था किताब का बुक, वो पढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके उसे कुछ भी याद आने लगता है। बट उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था। बाद में विंग और वांग जी जब शॉपिंग करने गया था तब विंग की टक्कर वेन छाओ के साथ होती है। वेन छाओ को देखकर विंग को कुछ अजीब सा लगता है। तुरंत वेन छाओ नीचे घुटना टेक कर बैठ जाता है। उसने विंग से कहा, ड्रैगन गॉड, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या ड्रैगन गॉड? तुम पागल हो क्या? मैं कोई ड्रैगन गॉड नहीं हूँ। तभी अचानक एक लड़की के साथ विंग की टक्कर हो जाती है और विंग कांच की खिड़की में जाकर गिर जाती है। कांच टूट जाती है और विंग नीचे गिर जाता है। विंग को खून निकल जाता है। वेन छाओ और बाकी सब लोग मिलकर विंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वांग जी भी वहाँ पर पहुँचता है। वांग जी विंग के लिए बहुत ज़्यादा वर्ried था। उसने विंग को ब्लड भी दिया क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। इधर जो विंग था उसे धीरे धीरे करके होश आता है और वो छत को देखने लगता है और फिर आसपास देखता है। जब वो देखता है कि सोफे के ऊपर वांग जी बैठा हुआ है तो वो उठकर बैठ जाता है। वो वांग जी को देखते हुए कहा, लानसान। वो विंग के पास आता है। फिर वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना विंग?
वेंग ने वांग जी को तुरंत हग कर लेता है और फिर वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो लानसॉन, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ने कहा, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो वेंग, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो? उसने उसकी टमी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, अगर इसे कुछ हो गया तो? ये सुनकर वेंग ने कहा, इसे? वांग जी ने कहा, वेंग तुमने मुझे बताया कि नहीं, क्योंकि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? वेंग ने कहा, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि तुम 2 मंथ के प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर वेंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा, जो चीज़ मैंने खोया वो मुझे दोबारा वापस मिल चुकी है। वांग जी ने कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? वेंग ने सब कुछ समझाया। सब कुछ वेंग को याद आ चुका था, हिस्टोरिकल वर्ल्ड में कुछ भी हुआ था सब कुछ। वांग जी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा, रियली तुम्हें सब कुछ याद आ गए हैं? वांग जी की आंखों से आंसू बह गए। सारे फैमिली और सारे हिस्टोरिकल वर्ल्ड में जितने सारे लोग थे सब लोग वहाँ पर मौजूद थे और सब लोगों को पता चल गया कि वेंग को सब कुछ याद आ चुके हैं। तुरंत मैडम ये वेंग के पास आ गई। उन्होंने वेंग से रिक्वेस्ट किया और वेंग को बहुत ज़्यादा कुछ बोला कि मुझे माफ़ कर दो ये सब कुछ। वेंग ने फाइनली उन्हें माफ़ कर दिया और उन्हें वी फैमिली में रहने के लिए परमिशन दे दिया। मैडम म्यू काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी और मैडम म्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी बन चुकी थी। वेंचा बार बार माफ़ी मांग रहा था और अपने आप को थप्पड़ मार रहा था। वेंग ने उसे अपनी जो कंपनी था उसका चेयरमैन बना दिया। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा, थैंक यू सो मच वेंग। वेंग ने कहा, ठीक है, बट तुम जो भी करोगे मुझे सारा का सारा फाइल ला कर देना पड़ेगा। फिर वेंचा ने कहा, जी मालिक, ये बोलकर वो ग्रीट करता है। वेंग और बाकी सब लोग हंसने लगते हैं। वांग जी वेंग की टमी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, अब हम तीनों खुश रहेंगे। वेंग ने कहा, हाँ। सीन कट होता है। कुछ महीने ऐसे बीत जाते हैं। वेंग की प्रेगनेंसी की हालत में वांग जी वेंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और वेंग एक बेबी को बर्थ देता है जिसका नाम उन्होंने आयुआन रखा था, लान आयुआन, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। वेंग ने आगे चलकर और भी अल्फाज को बर्थ दिया और भी ओमेगास को बर्थ दिया था। वेंग टोटल 5 बेबी को बर्थ दिया था और वेंग ने उनका अलग अलग नाम भी रखा था। सो गाइज़, ऐसे ही फैन फिक्शन चलता रहा और वो लोग ज़िंदगी भर हैप्पी रहे और यहीं पर ही फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब एक तो मैंने इस कहानी को लिखा ही नहीं है, मैंने पूरा वो जो उन्होंने स्टोरी लाइन दिया था वो पूरा सिर्फ पढ़कर और मेरे माइंड में कुछ बनाकर ही मैं इसे एक्सप्लेन कर रही थी, क्योंकि मुझे वक्त ही नहीं मिला। क्योंकि वो बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रही थी और ऊपर से मेरा स्टोरी भी चल रही है, तो मुझे इनके बीच में ना वो लिखने का वक्त ही नहीं मिला। अगर मैं लिखूँ, अच्छे से समझूँ, उसके बाद जो स्टोरी को मैं बनाऊँ ना, तो और भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैं कुछ चीज़ें भूल रही थी। जैसे कि ये आयुआन वाला जो पार्ट मैंने कहा, आयुआन जो कि था ना, वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड में भी आयुआन आएगा, ठीक है, बट मैं ना वो जो हिस्सा है मैंने वो गलती कर दिया है। सो आई होप कि आप सब मुझे माफ़ कर दोगे। और जो जिन रुलान का बर्थ है, आई मीन याली ने जब बर्थ दिया था बच्चे को, वो वाला सीन भी मैं यहाँ पर स्किप कर चुकी हूँ क्योंकि मैं भूल गई हूँ। लिख लेती हूँ ना तो याद रहता है और मैं देख भी लेती हूँ, लेकिन माइंड में एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। शायद मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी किया है फैन फिक्शन में। सो मैं दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैंने जो भी गलतियाँ किया है तो आप लोग मुझे माफ़ कर दोगे। सो फिर गाइस, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस फैन फिक्शन को सुना। प्लीज़ इस फैन फिक्शन को आप लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट में उसको थैंक यू ज़रूर कहना जिन्होंने ये स्टोरी लाइन सजेस्ट किया है। और तो और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना वीडियो को। और हाँ, प्लीज़ एक लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है ना वीडियो बनाने में, लाइक बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक कर दो। तो फिर गाइज़, थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फैन फिक्शन को पहुंचाई है। थैंक यू सो मच मेरे सारे दोस्तों को। तो फिर गाइज़, चलिए मिलती हूँ एक और न्यू फैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।